हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 17। तो देखिए, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा 2023 यहाँ पर आपका कवर कराऊंगी, तो उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 17। ऑलरेडी 16 पार्ट जो है सीरीज़ के अपलोड हो चुके हैं और जल्दी आपके आगे आने वाले पार्ट्स ये भी अपलोड कर दिए जाएंगे। टोटल 24 पार्ट्स में आपका ये जो सीरीज़ है कंप्लीट हो जाएगी और एग्ज़ाम से पहले इन सभी वीडियोस को आपको देखना है, जिसके माध्यम से आपका पूरा 2023 का करंट अफेयर ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये बनकर तैयार हुआ है सूरत में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये बनकर तैयार हुआ है सूरत में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के सूरत में डायमंड बोर्ड्स का भी उद्घाटन करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा, जहां एक्सचेंज में आयात निर्यात के लिए अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आधुनिक मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा ये सभी यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने अभी आपसे पूछे कि किस IIT के साथ में नवाचार और अनुसंधान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर है IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो MOU है वो प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर हिमाचल सरकार ने कहाँ 15 दिवसीय हिम महोत्सव की शुरुआत की है? तो देखिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश ने कहाँ पर 15 दिवसीय हिम महोत्सव की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर आपका होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश नई दिल्ली में 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन ये करने जा रहा है। कब से कब तक होगा? तो 16 से 30 दिसंबर तक ये हो चुका है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 1,18,422 करोड़ रुपए की FDI को आकर्षित करने में पहले स्थान पर था। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भी पहले स्थान पर ये रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल यानी कि गवर्नर तो ये रमेश बैस और राजधानी है यहाँ की मुंबई। फिर है, किस देश में चक्रवात विली विली जैस्पर से हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो देखिए, विली विली इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जैस्पर ये प्रभावित किया है इसने ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, उसको हम विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो चक्रवात है विली विली ये आपको मतलब विली विली नाम से चक्रवात जैस्पर इसने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही होगा। फिर किसने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणम योजना इसकी शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी कि सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणम योजना इसकी शुरुआत की है भारत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणम योजना ये शुरू की है और इस पहल का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन
और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणन की श्रृंखला, ये सभी शामिल है। फिर है बाकू टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024, ये कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो देखिए, बाकू टू द फ्यूचर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स 2024 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होने वाली है? तो ये होने वाली है अज़रबैजान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध का एक अप्रत्याशित समाधान मिल गया, जिसमें 2024 में संयुक्त राष्ट्र COP29 की मेजबानी के लिए बाकू अज़रबैजान के लिए मंच तैयार हो गया है। यानी कि देखिए, इस बार जो COP28 था ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था UAE में। तो अगले साल जो COP29 है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा अज़रबैजान में। फिर है चर्चित PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो चर्चित PM जनमन योजना का उद्देश्य है जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, PM जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। इसमें PM आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। फिर ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? तो ये बना है म्यांमार। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है और म्यांमार में इस साल 1080 मिलियन टन अफीम का उत्पादन हुआ है। फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये नियुक्त किया गया है राजीव आनंद को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने कंपनी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए नए अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो संस्थापक है अनिलजीत सिंह। स्थापना हुई थी साल 2000 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। फिर वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस किस तारीख को हम मनाते हैं? तो विजय दिवस की अगर हम बात करें तो ये हम मनाते हैं 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विजय दिवस पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा घुसपैठ करने के विरुद्ध ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला किया, जिसे युद्ध करार दिया गया और उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। फिर किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हुमा कुरैशी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम है हेनरी किसिंजर, इनका निधन हो गया। ये किस देश से थे? तो अगर हम बात करें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, इनका निधन हो गया और ये बिलोंग करते थे USA से। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो देखिए, नेवल एक्सरसाइज है वरुण, इसका आयोजन ये भारत और साथ ही में फ्रांस के बीच में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत ये हो गई है। भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी और वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था, जो भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है। फिर कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जारी करेगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछे कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके चित्र सहित डाक
टिकट को इशू करेगा? तो ये देश है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, श्रीलंका अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो हैं पहले जवाहरलाल नेहरू, इनका चित्र शामिल है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह ये 4 फरवरी को राष्ट्रपति रणल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति में आयोजित किया गया। फिर किस राज्य या यूटी की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, कठुआ जिले की बसोहली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। जीआई के इतिहास में ये पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग ये मिला है। फिर किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन और उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जो कि है बेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट, डिंडोरी की गोल्ड पेंटिंग और ग्वालियर का कारपेट है, उज्जैन की बाटिक प्रिंट है और बालाघाट के बसा सीवनी की रेशम साड़ी है। इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर किस राज्य की बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, अगर हम बात करें बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को ये जीआई टैग मिला है, कहाँ के हैं ये? तो बनारसी से याद रखेंगे बनारस, और बनारस है आपका यूपी में। तो सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागरी दूबरा चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस राज्य के नागरी दूबरा चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को धान के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। छत्तीसगढ़ में सुगंधित चावल की विशेष किस्म नगरी दुबराज को जीआई टैग ये मिल गया है। फिर नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन ये किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है, तो इसका नाम है आर्टेमिस 2, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, आर्टेमिस 2 की अगर हम बात करें तो इस मिशन की अगर हम बात करेंगे तो इस मिशन में टीम ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होंगी, जो SLS रॉकेट के द्वारा उड़ाया जाएगा। यह सबसे ताकतवर रॉकेट होगा जो अभी बनाया गया है, यहाँ पर मिस्टेक है, अभी बनाया गया है। और नासा की अगर हम बात करें तो ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन में है और इसके जो प्रशासक हैं वो है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया, तो ये है आपका अदानी ग्रुप, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जो अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा, तो ये है आपका केन्या, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका अफ्रीकी देश केन्या है वो हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है क्या? टाइफा 1 सैटेलाइट। केन्या स्पेस एजेंसी 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्ब्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और केन्या के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये सैटेलाइट कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए डाटा प्रकाश प्रदान करेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब किसने किया है ये पहला ऑब्जर्वेशनल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किस अफ्रीकी देश ने, नाम है इसका केन्या। फिर भारत के लिए स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। मैं यानी कि आपको बताना कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने, तो अगर हम बात करें भारत का किस स्पेस स्टार्टअप है, तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है। धवन 2 एक 3.5 किलो न्यूटन इंजन है, जिसका नाम भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है।
अब स्काईरूट एरोस्पेस भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि पहला नहीं आप कहेंगे कि जासूसी सैटेलाइट है ओफेक 13, ये स्पेस में किस देश ने भेजा है? तो सही आंसर है इसका इज़राइल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि इज़राइल ने अभी जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अब देखिए, सैटेलाइट ओफेक 13 को इज़राइल की एयरबेस पाल्मा किम से लॉन्च किया गया। 2023 के 5 अप्रैल को इज़राइल ने अपना नया जासूसी उपग्रह ओफेक 13 को ऑर्बिट में उठा लिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो COP28 ये हो चुकी है, कहाँ पर हुई है? UAE में। तो इसके अध्यक्ष के रूप में जिसको चुना गया था, इनका नाम था सुल्तान अहमद अल जाबेर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP28 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ है UAE में। नेक्स्ट ईयर जो COP29 है ये होने वाली है अज़रबैजान में, तो ये भी आप याद रखोगे। फिर सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू किया गया? तो ये हुआ है आपका IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सारंग 2023 ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है, ये हुआ है IIT मद्रास में। देखिए, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए, अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट है आपकी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले राज्यों में सबसे टॉप पर जो है ये है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेम्स खेलने वाले यूज़र्स की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है किसका? उत्तर प्रदेश का। जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता है मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? तो अगर हम बात करें मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में, तो सबसे टॉप पर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हैदराबाद 153वां स्थान में रहा है और मतलब सबसे, अगर हम बात करें भारत में सबसे अच्छा स्थान, तो ये है भारत के हैदराबाद का, 153rd पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर फिर आता है पुणे जो कि 154th नंबर पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें शहर हम कहें बेसिकली तो ये आपका वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ज्यूरिख जो स्विट्ज़रलैंड में है और वैंकूवर जो कि कनाडा में है। फिर है जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है? तो देखिए, जयपुर वैक्स म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ये कौन थे? तो इन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी कि हमारे देश के संविधान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें ही हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इनकी प्रतिमा का अनावरण ये जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में किया गया है। वैक्स की इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट 11 इंच है और इसका जो वजन है वो है 38 किलोग्राम। इस म्यूज़ियम की स्थापना हुई थी 2016 में और राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। फिर डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल ये लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकता और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। फिर है किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर जो बी है
ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए तमिल भाषा के बीच में प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टिजियस सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण ये फ्रांसीसी शहर में किया गया है, जो कि है आपका सेर्गी नाम से। और तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुकुशांग के लेखक भी थे, और इन्हें आमतौर पर जो लोग हैं वो वल्लुवर के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन, जो कि इस साल के 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले हैं, मतलब मुख्य अतिथि होंगे। फिर है बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है, और इन्हें हालांकि अर्जुन अवार्ड मिल भी गया है। तो ये है आपके कौन, मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको खेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो 2023 के लिए देखने के लिए मिलेगी, वह आपको सभी अवार्ड्स डिटेल में सर ने समझाए हुए हैं, उसको भी आप जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। देखिए बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय की मतलब उनको सिफारिश भेजी, और हालांकि इन्हें एकमात्र खिलाड़ी हैं 2023 की लिस्ट में जिन क्रिकेटर्स में इन्हें ये अवार्ड मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया है। उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिज़ाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच में समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिज़ाइन ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अगर हम बात करें कि बीबीसी का अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है समीर शाह। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटेन सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना है, और बीबीसी सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। बीबीसी की बात करें तो अगर हम अध्यक्ष हैं रिचर्ड शार्प, स्थापना इसकी हुई थी 1922 में, मुख्यालय इसका लंदन में है, और इसके अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं समीर शाह, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये है आपके कौन, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अभी ये नए चुने गए हैं कौन, समीर शाह, और ये पहले हैं रिचर्ड शार्प, ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब इससे पहले थी रिचर्ड शार्प और अभी कौन है, ये है समीर शाह। फिर किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। अफगानिस्तान की बात करें, राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है किस मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब ये जीता है रिजुल मैनी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मिशिगन की मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी, इन्हें न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है। वहीं अगर हम बात करें स्नेहा नाबिया जो कि मैसाचुसेट्स से हैं, उन्हें मिसेस इंडिया यूएसए घोषित किया गया। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन को मिस टीन इंडिया यूएसए ये खिताब दिया गया है। फिर किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डैनियल बरेनबॉयम और अली अबू अव्वाद को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें मशहूर पियानो वादक डैनियल बेरेनबॉयम और शांति कार्यकर्ता है अली अबू
अववाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा ये की गई है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात अगर हम करें, स्थापना हुई थी 1986 में। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो हैं विजय अमृतराज और साथ ही में लिएंडर पेस, यानी कि उपयुक्त ए एंड बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में शामिल खेल के इतिहास में शामिल हुए हैं। मतलब टेबल टेनिस, मतलब जो टेनिस है उसके इतिहास में। फिर किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक ने हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं एसबीआई ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के FW के साथ 70 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं और उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक परियोजना को बढ़ावा देना। फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है अंतिम पंघाल को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 2 बार की अंडर-20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम को मतलब 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती है। उन्हें महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशिया चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारी 2 PDF जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी लास्ट 11 मंथ का पूरा कंपाइलेशन करंट अफेयर का, साथ ही में पॉलिटी की PDF जो कि आपकी मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। इन दोनों को ही आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप इन दोनों बुक्स को यानी कि ई बुक को आप परचेज़ कर सकते हो। अगला है, BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो देखिए, BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जो जर्सी है उसको रिटायर करने का फैसला किया है और BCCI ने ये फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया गया है। इससे पहले BCCI ने सचिन तेंदुलकर जी की जो जर्सी है, जर्सी नंबर 10, उसको भी रिटायर किया था और अब इस विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। फिर फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो ये कमीशन किया गया है किस पे? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड्स पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को कमीशन किया गया और INS तार मुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है और वाइस एडमिरल संदीप नैथानी चीफ ऑफ मटेरियल इन कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज़ की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया किसके द्वारा? सही आंसर है इसका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ की खरीदार के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इस अनुबंध की कुल लागत 5,336.25 करोड़ रुपए है और यह अनुबंध 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, आयुध विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हासिल करना और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से प्रभावित होने वाले स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
फिर है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये है कौन? नितिन शहानी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन शहानी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है और उन्हें सलमान रुश्दी की 1981 बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रंस की स्क्रीन रूपांतरण के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइनर जनरेटर ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए रेन्यू पावर ने कर्नाटक के गडम में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTGS स्थापित किया है। यह नए पवन टर्बाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। यह परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों की बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। फिर सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विश्व शंकरी जी को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अवार्ड 2022 का है लेकिन ये मिला है 2023 में, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका यही क्वेश्चन है कि 2022 का सरस्वती सम्मान ये किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए तमिल लेखिका है शिव शंकरी, उनको उपन्यास सूर्यवंशम के लिए साल 2022 का सरस्वती सम्मान ये इन्होंने अपने नाम किया है। फिर शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर ये सबसे कम है? तो ऑब्वियसली आपने कई बार सुना होगा बिहार की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता है इसके अंदर, और इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का और फिर आता है राजस्थान का। सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है केरला विद द परसेंटेज ऑफ 94%। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार ये 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है भारत और किस देश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। ये 18 मार्च 2023 को भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है इन्होंने, और इससे दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा और यह परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर और पाइपलाइन की लागत है 377 करोड़ रुपये। फिर किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी किया है? तो ये है आपका किसने? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ये इशू किया है। ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी क्यों किया है? तो यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए, और फिर अदालत ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपराध और निर्वासन के लिए जिम्मेवार है, इसलिए ये जो सज़ा है वो दी जा रही है। ICC की बात करें तो स्थापना हुई थी 2002 में और मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है। फिर है पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले साल 2020 में वैज्ञानिकों को इसका संकेत मिला था, लेकिन अब वर्ष 2023 में इसके सबूत भी मिल गए हैं। विनस की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसको हम अर्थ के ट्विन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसके नाम से हम जानते हैं शुक्र को। और शुक्र एक वर्ष में मतलब शुक्र पर एक वर्ष पृथ्वी की वर्ष के 225 दिन के बराबर होता है। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें
उसके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो ये बना है आपका फिनलैंड। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर ये है आपका फिनलैंड। तो देखिए भारत इस पर आया 126वें स्थान पर, और ये रैंक ये बताता है कि भारत दुनिया के कम खुशहाल देशों में है। और अगर हम बात करें, यह नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे नीचे कौन है, तो इसमें सबसे नीचे नंबर पर आता है कौन, अफगानिस्तान, जो कि 137वें नंबर पर है। फिर है दुनिया की पहली सैंड बैटरी, ये किस देश में स्थापित की गई है, तो दुनिया की पहली सैंड बैटरी ये स्थापित की गई है फिनलैंड में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि दुनिया की पहली सैंड बैटरी ये रखी गई है फिनलैंड में। तो देखिए सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है, और यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। फिनलैंड की बात करें, राजधानी है हेलेंसिकी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। फिर है संगीत अकादमी के द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें संगीता कलानिधि पुरस्कार की, तो ये सम्मानित किया जाएगा किसको, बॉम्बे जयश्री को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया गया है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO ने ये पुरस्कार जो है वो दिया है। फिर किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को ये बंद कर दिया है, तो ये बंद किया है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालयों की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया, और मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को बंद कर दिया गया है। फिर है किस राज्य की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असोल्ट राइफल का निर्माण ये शुरू हुआ है। तो देखिए भारत का जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यहीं पर जो है इसकी कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असोल्ट राइफल का जो निर्माण है वो शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर देखिए कलाश्निकोव AK-203 असोल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत रूस का संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रमाण है, और ये जो उद्यम है जॉइंट रूप से इसके माध्यम से भारत में इन राइफलों के निर्माण का कदम न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता प्रदान करता है, जबकि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग को मजबूत करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करता है। फिर ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा बना है, तो ये बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और जम्मू कश्मीर पारदर्शी और लाजवाब शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप में भी उभरा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी है श्रीनगर, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं ये है मनोज सिन्हा। फिर है प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था साल 2020 में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि एक प्रसिद्ध असमिया कवि है नीलमणि फुकन, इनका अभी निधन हुआ है और इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से साल 2020 में सम्मानित किया गया था। फिर नौसेना, जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, तो इसका नाम है INS वागीर।
ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया है और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्य अतिथि थे। मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मेमर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर पनडुब्बी का निर्माण किया है, ये भी आप याद रखेंगे। और कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियाँ भारतीय नौसेना को पहले ही सौंपी जा चुकी है। फिर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? तो ये क्या है, 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं? तो अगर हम बात करें पराक्रम दिवस की, तो ये हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पराक्रम दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता योद्धा नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं और नेताजी का जन्म ये हुआ था कब? ये हुआ था 23 जनवरी को 1897 में उड़ीसा के कटक में। और प्रतिवर्ष 23 जनवरी को देश जो है पराक्रम दिवस मनाता है ताकि लोग विशेष रूप से युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा ये किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विदिशा ये मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है जिसमें उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। और यह विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के बीच एक सहयोगी प्रयास है। DOT स्टार्टअप्स और SMSEs के लिए 5G, 4G और IoT इनोवेटिव सॉल्यूशन की बहाली के लिए विदिशा में 5G यूज़ केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। तो ध्यान रहेगा, विदिशा ये है आपका मध्य प्रदेश में। फिर है, जल्लीकट्टू 2023 समारोह ये कहाँ शुरू हुआ है? तो जल्लीकट्टू की बात करें तो इसका आयोजन या ये समारोह शुरू हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 ये कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया है 6 लोगों को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही होगा। उन 6 लोगों के नाम अगर हम जाने तो देखिए, बालकृष्ण विठलदास दोषी इन्हें मरणोपरांत मिला है अन्य आर्किटेक्चर की कैटेगरी में। SM कृष्णा तो पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में। जाकिर हुसैन को आर्ट्स में। दिलीप जी को मरणोपरांत मिला है मेडिसिन के फील्ड में। श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्हें मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स में ये मिला है। फिर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये दी गई है कहाँ पर? तो ये जो है आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज इसकी मंजूरी दी है लातूर में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मतलब इनकी 70वीं ऊंची प्रतिमा इसका अनावरण किया गया है और प्रतिमा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में लगाई गई है। और समारोह उनकी 131वीं जयंती से एक दिन पहले आयोजित किया गया और इस अवसर पर 14 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की गई है। फिर है, किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। फिर है आपका क्वेश्चन
केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करें पीएम मित्र योजना की तो इसका सीधा सीधा संबंध है कपड़ा उद्योग से। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। तो केंद्र सरकार ने 17 मार्च 2023 को पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है और पीएम मित्र की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इस योजना के तहत टेक्सटाइल उद्योग के लिहाज चुने गए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी किया जाएगा। फिर है पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या फिर शहरों को चयनित किया है? तो ये किया है टोटल 7 राज्य या शहरों को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये 7 राज्य या फिर शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है लखनऊ का उत्तर प्रदेश का लखनऊ। एक है धार जो कि मध्य प्रदेश में है। नवसारी ये गुजरात में है। अमरावती महाराष्ट्र। कलबुर्गी कर्नाटक। वारंगल तेलंगाना में है और विरुद्धनगर ये है आपका तमिलनाडु में। फिर है खबरों में रही बक्सवाहा खदान ये किस राज्य में है? तो बक्सवाहा खदान ये है आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी है एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरी परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है और मानव विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति, आजीविका के नुकसान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये खदान आपको देखने के लिए मिलेगी मध्य प्रदेश के सांची से 200 किलोमीटर दूर। कहाँ? बक्सवाहा में एक जंगल के अंदर। फिर है कौन सा देश ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य ये बना है मिस्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए मिस्र जो है वो ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इस बैंक में जो सदस्य हैं वो है आपके बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, मिस्र, भारत, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। स्थापना इसकी की गई थी 2015 में और इसका जो मुख्यालय है वो है शंघाई, चीन में। फिर एक गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित किया गया है लुइस कैफरेली को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद के द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था और इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। फिर भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ध्यान रहेगा। फिर है ब्रेग्जिट के बाद किस यूरोपीय देश ने भारत के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक समझौता किया है? तो देखिए ब्रेग्जिट के बाद अब यूरोपीय देश है ये ब्रिटेन, इसने भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ब्रेग्जिट के बाद जो ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में ब्रिटेन ने अब तक अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। यह देश कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जुड़ने जा रहा, जो लगभग 500 मिलियन लोगों के बाजार को कवर करता है और जिनका कुल जीडीपी ये है आपका यूरो 9 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें CPTPP समझौता, ये 11 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया जिसमें कनाडा, जापान, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया ये सभी शामिल थे और यह दिसंबर 2018 में प्रभावी हुआ था। फिर एक किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ ये मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्राली बोडोल गांव में केले के बागान में पेंडेट बेट के नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ ये देखा गया है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है कैरीवोला पिक्टा।
फिर है किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर हम बात करें इटली का प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर, तो ये किस एक्टर को मिला है, तो ये मिला है किरण बेदी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता हैं कबीर बेदी। इन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो ये किया है 11 बच्चों को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अगर हम बात करें साल 2023 की, तो इसमें 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 4 कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में है, 1 बहादुरी के लिए, 2 नवाचार के लिए और 1 सामाजिक सेवा के लिए और 3 खेलों के लिए इसमें बालक चुने गए हैं। फिर इस सीमा पार चल रहे आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास जो कि है ऑप्स अलर्ट ये शुरू किया है, तो ये किया है बीएसएफ ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने गणतंत्र दिवस से पहले, ये बात हो रही है साल 2023 की, तो उसी सुरक्षा को कड़ी करने के लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1 सप्ताह का अभ्यास ऑप्स अलर्ट ये शुरू किया है। बीएसएफ की बात करें तो यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना की गई थी सन 1965 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, इनका नाम है माइक पोम्पियो। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही होगा। फिर है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत ये की है और इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना प्रबंधन मॉनिटर में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा के अध्यक्ष का कार्यकाल ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जियानी इन्फेंटिनो को साल 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया और अपने पद पर रहने के कारण जीवन के लिए अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को उजागर करने के बाद ये जो है अब 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फीफा की बात करें तो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी साल 1904 में और मुख्यालय है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फिर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, तो ये चुने गए हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड ये मिला है और शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजार को आगे रखा है। अभी वर्तमान में वो आरबीआई के गवर्नर हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए अभी नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए सी चेंजेस क्लाइमेट एक वैश्विक अभियान है जो वृक्षारोपण कार्यवाही में तेजी से बढ़ रहा है और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में ये जागरूकता एक अभियान है। वैश्विक आतंकवाद सूचना में शीर्ष पर कौन है, तो वैश्विक आतंकवाद की बात करें यानी कि ग्लोबल टेररिज्म की, तो इसमें सबसे ऊपर है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 10वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है और यह सूचकांक सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया और सूचकांक में 13वें स्थान पर है कौन, भारत। फिर है केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन
वॉल प्रोजेक्ट की शुरू की है। तो ये की है कितने मतलब राज्यों में? तो ये आपके 4 ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही होगा। वो 4 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हरियाणा के टिकली गांव में उन्होंने किया है। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है। यह अफ्रीका के द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के आधार पर है और 2023 तक इस परियोजना को पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है तपन सैकिया को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये असम वैभव प्रसिद्ध चिकित्सा व्यापारी डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया और उन्हें ये अवार्ड स्वास्थ्य सेवा, कैंसर देखभाल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। साथ ही 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को असम सौरभ अवार्ड से और 15 अन्यों को असम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री ये किस मंत्रालय की पहल है? तो पीएम श्री की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है और मंत्रालय के अनुसार संस्थानों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों सहित 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया था। इसके तहत चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल 6 व्यापक मापदंडों का आकलन ये किया गया था। फिर ये देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी। और ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह जयपुर के चोप गांव में स्थापित किया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो का 31वां सदस्य ये बना है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सचिव महामहिम जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की और फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य ये घोषित कर दिया है। फिनलैंड की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री है सना मारिन, राजधानी है हेलेंसिकी और मुद्रा है यहाँ की यूरो। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए। और इस स्टेशन को जापान की मदद से तैयार किया गया और ये स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यह बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। फिर है मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी है? तो ये है लालरेनपुई। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए लालरेनपुई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं आदिवासी मामले महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया है। लालरेनपुई जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष पर कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता है और 66% की रेटिंग के साथ ही दूसरी पोजीशन पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट। जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, अमेरिका की एजेंसी है, ये इसको जारी करती है। फिर है इसरो के आदित्य L1 मिशन में लगी किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची है? तो ये खींची है सूट ने। ऑप्शन नंबर सी। सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और सूट के जरिए भेजी गई तस्वीरों की स्टडी से वैज्ञानिकों को मैग्नेटिक सोलर एटमॉस्फेयर की डायनेमिक कंपाइलिंग की स्टडी में मदद मिलेगी और इससे पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन के असर को रोकने के उपाय ये निकल सकेंगे। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह है PSLV XL C57।
आरबीआई ने मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स मोड ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर ये कितनी कर दी है? तो ये की है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यूपीआई भारत में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो स्मार्टफोन से किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करता है। एनपीसीआई ने यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। फिर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर सी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी साल 2000 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस ओलंपियन खिलाड़ी को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है मुरली श्रीशंकर। ऑप्शन नंबर डी। फिर है लंबी कूद के ओलंपिक मुरली श्रीशंकर को केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए घोषणा की गई है। फिर किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में शामिल किया गया और गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासतीय स्थल बन गया है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। और इस बार की थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर दिसंबर 2023 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये की है इटली ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये साल 2013 में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को स्थल और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। फिर वर्ष 2023 में वन्य जीव पर्यटन के लिए किस राज्य ने सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को टॉप टाइगर्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सतत वन्यजीव पर्यटन राज्य, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपके साथ टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 2023। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आए होंगे, सभी क्वेश्चन काफ़ी रेलेवेंट है। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगी टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष का नाम, ये आप मुझे बताओगे। और अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।